डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार। आज का हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान का हमारा टॉपिक रहेगा जैव विकास। जैव विकास के संबंध में एक वीडियो हमने पहले भी पोस्ट कर चुके हैं। आज जैव विकास के संबंध में बात करते हैं। कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। कैसे? जीवों की रचना, जीवों की अर्थात जीवों की किस प्रकार शारीरिक संरचना और उनकी कार्य प्रणाली दिन प्रतिदिन के कार्यों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में जिन दो वैज्ञानिकों के नाम बहुचर्चित हैं वो हैं लैमार्क और डार्विन। सबसे पहले हम लैमार्क को डिस्कस कर लेते हैं। लैमार्क एक जीव वैज्ञानिक थे और इनका जो लैमार्कवाद है वो जीव विज्ञान में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। क्या है लैमार्कवाद? जैव विकास के संबंध में सबसे पहले फ्रांस में सन 1744 में जन्मे जीव वैज्ञानिक लैमार्क ने अपने विचार रखे। उनका यह सिद्धांत लैमार्कवाद कहलाता है। इस सिद्धांत का आधार बिंदु है कि वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के प्रभाव से जीवों की रचना और कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे कुछ उपार्जित लक्षण धीरे धीरे वंशजों में जाते हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद यह स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने जिराफ की गर्दन का वातावरण का प्रभाव बताया था। लैमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, साथ ही अगली तथा पिछली टांगें बराबर थी। पेड़ों की पत्तियां खाने के प्रयास में उन्हें बार बार गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी और साथ ही अगली टांगों को भी ऊपर की ओर खींचना पड़ता था। खिंचाव के फलस्वरूप अगली पीढ़ी की गर्दन कुछ लंबी होती चली गई और साथ ही उचकने के कारण अगली टांगें भी लंबी होती चली गई और आगे आने वाली पीढ़ियों के जिराफ भी लंबे पेड़ों से भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन तथा अपनी टांगें लंबी करते रहे। इस प्रकार आखिरकार आधुनिक लंबी गर्दन तथा लंबी अगली टांगें वाले जिराफों का विकास हुआ। इस प्रकार वातावरण के सीधे प्रभाव के फलस्वरूप उपार्जित आनुवंशिक लक्षणों के कारण आधुनिक जिराफ का विकास हुआ। अब बात करते हैं डार्विन की। डार्विनवाद क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपने गहन सर्वेक्षणों तथा उसके आधार पर निकाले निष्कर्षों के आधार पर जो परिकल्पना हाइपोथेसिस दी उसे डार्विनवाद कहा जाता है। डार्विनवाद के आधारभूत निम्नवत सिद्धांत हैं, क्रम से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता। दूसरा है जीवन संघर्ष। तीसरा पॉइंट है हमारा विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकताएं। 4 है वातावरण के प्रति अनुकूलन और नेक्स्ट है नई जातियों की उत्पत्ति। प्रत्येक जीव जाति के सदस्यों में वंश चलाने के लिए अत्यधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उत्पन्न संतानों द्वारा वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं और इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार प्रकृति उपयोगी जीव का चयन करती है और उसको प्रकृति का हम चयनवाद कहते हैं। इस प्रकार डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहते हैं। डार्विन ने बताया कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन व अगले पैर भिन्न प्रकार के थे, अर्थात जो हमारे जिराफ थे वो कुछ लंबी गर्दन वाले, लंबे पैर वाले और कुछ छोटी गर्दन और छोटे पैर वाले थे। जीवन संघर्ष तथा भिन्नता के कारण लंबी गर्दन एवं लंबे पैरों वाले जिराफ भली प्रकार रहने में सक्षम हुए और प्राकृतिक वर्ण इस प्रकार पीढ़ियों से होता चला गया, जिससे लंबी गर्दन वाले पूर्वजों से लंबी गर्दन के जिराफ बन गए और छोटी गर्दन वाले पूर्व में धीरे धीरे जीवन संघर्ष करते करते लुप्त हो गए। प्राकृतिक चयन सदैव चलता रहता है और हजारों लाखों वर्षों बाद नई व पुरानी पीढ़ियों के सदस्यों में इतना अंतर हो जाता है कि नई पीढ़ियां
नई जाति बन जाती हैं और नई जातियों का उद्भव ही जैव विकास है। आज का हमारा जो टॉपिक है जैव विकास में लैमार्कवाद और डार्विनवाद हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगी। धन्यवाद।